हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में देख लिया था, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। आज अपन जानने वाले हैं एक्सटर्नल एड्स के बारे में। देखते हैं फटाफट से कि एक्सटर्नल एड होता क्या है, इसके बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं। पहला यह है कि आउटसाइड द एक्ट और बुक, जो स्टैट्यूट हम पढ़ रहे हैं उसके बाहर की चीजें होंगी जितनी भी हमको यूज करनी है एक्सटर्नल एड में। इंटरनल में क्या देखा था, सब कुछ उसी स्टैट्यूट में मिल जाएगा। यहाँ सब कुछ हमको बाहर से यूज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है एम टू एनकरेज कोर्ट टू वाइडन द कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ अ लेजिस्लेशन। जब हमारे पास बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज होंगे, हमारे पास नहीं जुडिशरी के पास होंगे अगर बहुत सारे सोर्सेज, जिससे वो पता लगा सके कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है उस लॉ को बनाने के लिए, और अगर कुछ एम्बिग्युइटी आ रही है तो उस वर्ड का क्लियर मीनिंग क्या निकलता है। अगर ये ढूंढने के लिए बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होंगे तो जाहिर बात है कि उसका क्या होगा, जो कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है वो बहुत वाइडन हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर पाएगी कोर्ट। थर्ड पॉइंट आता है इफ द मीनिंग और द प्लेन लैंग्वेज इटसेल्फ इज क्लियर, नो नीड टू यूज ऑफ एक्सटर्नल एड। अगर जो मीनिंग है वर्ड का या कुछ भी ऐसा वर्ड आ रहा है जो समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि इसका मतलब क्या निकलता है, तो उसमें एक्सटर्नल एड के कुछ भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फोर्थ पॉइंट आता है द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट बी फाउंड इन द वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैट्यूट। अब यहाँ पर हम यूज तो कर रहे हैं एक्सटर्नल एड, लेकिन हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वो उस वर्ड में कैसे फिट हो रहा है, क्या उनका इंटेंशन है लॉ बनाने के पीछे, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी भी वर्ड को हम बाहर से देख करके उसका मीनिंग पता करना चाह रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। अब अपन देखते हैं कि एक्सटर्नल एड के कितने टाइप्स हो सकते हैं। 5 जो मेन टाइप्स है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट आता है हिस्टोरिकल सेटिंग्स। अब हिस्टोरिकल सेटिंग से क्या समझते हैं, हिस्टोरिकल वर्ड से समझ में आ रहा है कि पुरानी चीज की बात हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ हिस्ट्री और बैकग्राउंड। कोई भी अगर स्टैट्यूट बन रहा है तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था वो जान करके भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके जो स्टैट्यूट बनाने के पीछे की आत्मा क्या है, जो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो वो पता लग जाएगा आपको कि हिस्टोरिकल सेटिंग से कि भैया कहना क्या चाह रहा है एक्ट, या फिर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी पता लग जाएगा कि बेसिक चीज इसके अंदर क्या है। या पुराने कुछ एक्ट आए होते हैं जो रिपील हो जाते हैं, फिर बाद में नए एक्ट आते हैं, जैसे अभी आईपीसी हट गया अब बीएनएस आ गया, तो उसमें से बीएनएस भी पढ़ेंगे तो भी थोड़ा बहुत ऐसा पता लगेगा कि आईपीसी में क्या था, और अगर आईपीसी भी पढ़ेंगे तो भी थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि बीएनएस में क्या था। तो ये वाली चीज देखनी पड़ती है। फिर एक आता है सेकंड पॉइंट इसका, रिपोर्ट्स ऑफ लॉ कमीशन। जो भी लॉ कमीशंस बनाए जाते हैं किसके लिए बनाए जाते हैं, या तो कुछ अमेंडमेंट करना है या फिर कुछ नया उनको एक्ट लेकर के आना है जिसकी जरूरत लग रही है, सोसाइटी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी अगर नया एडॉप्शन करना है, उनको कुछ नई चीज अडॉप्ट करनी है तो लॉ कमीशन बनाया जाता है, वो रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नया कुछ एक्ट लाया जाता है या किसी भी पुराने एक्ट में कुछ दिक्कत परेशानी आई तो उसको अमेंड कर दिया जाता है। तो टेकिंग रेफरेंस, इनका रेफरेंस लिया जाता है। लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट होती है कौन लेता है, कोर्ट, कि भैया कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है तो लॉ कमीशन का क्या कहना था उस लॉ को बनाने से पहले, तो वो देखा जाता है। एक एग्जांपल है 83rd रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की। उसमें क्या करा, 2 एक्ट थे, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 का और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का। इन 2 एक्ट्स में अमेंडमेंट किए गए थे, किसके थ्रू, 83rd रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की। तो इन दोनों एक्ट के बारे में अगर कुछ समझना है तो हम लोग किसको देख सकते हैं, 83rd रिपोर्ट को देख सकते हैं। फिर एक थर्ड आता है पॉइंट, ऑथेंटिकेटेड टेक्स्ट बुक एंड डिक्शनरी। अब यहाँ पे वर्ड ऑथेंटिकेटेड यूज करा है। ऑथेंटिकेट मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज जो एक्चुअल होनी चाहिए, सच में हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो उल्टा सीधा कुछ तो भी दिया हुआ है। कुछ ऑथेंटिकेटेड टेक्स्ट बुक हमको देखनी पड़ेगी और डिक्शनरीज देखनी पड़ेगी वर्ड्स का मीनिंग जानने के लिए। तो ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल एड होगी। अब इसमें क्या है, एड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैट्यूट। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन पहले बता देती है हमको। ये हेल्प क्या करती है, जैसे बहुत सारे ऐसे कुछ टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर कुछ एग्जांपल्स मिले हुए हैं या कुछ उसमें केस स्टडीज बताए हुए हैं, तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि अगर सेम फैक्ट अगर कहीं पर हम अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको। तो ये कंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट आता है वर्ड्स शुड बी टेकन टू बी यूज्ड इन देयर ऑर्डिनरी सेंस। अगर हम यहाँ से डिक्शनरी या फिर कुछ ऑथेंटिकेटेड टेक्स्ट बुक में यूज कर रहे हैं वर्ड्स को, तो उसका ऑर्डिनरी सेंस हमको समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी सेंस में उनका मीनिंग क्या निकलता है। फोर्थ आता है यूनिफॉर्म कोर्ट डिसीजंस। यूनिफॉर्म कोर्ट डिसीजंस हम देखते हैं प्रेसिडेंट्स, जो जिनको हम बोलते हैं कि या तो हायर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिए हैं, या फिर कोर्ट में पुराने जो ऑर्डर्स होते हैं या पुराना कुछ जजमेंट होता है वो अगर हम सेम फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस कुछ होता है तो उसमें वापस से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसा कुछ हो जो एम्बिगियस वर्ड है, जिसका मीनिंग बहुत एम्बिगियस निकल रहा है या वेगनेस कुछ है वर्ड में,
अगर उसको पहले किसी डिसीजन में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हुआ हो तो उसको भी हम देख सकते हैं कि पहले कोर्ट ने क्या कहा था, उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है रेफरेंस ऑफ अदर स्टैट्यूट। रेफरेंस ऑफ अदर स्टैट्यूट का क्या मतलब है कि आप एक स्टैट्यूट को अगर पढ़ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है सीआरपीसी प्लस आईपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों एक्ट मिलाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग समझनी पड़ेगी कि क्रिमिनल केस का कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। अब इसमें पनिशमेंट पता चल जाएगी, इसमें प्रोसीडिंग्स पता चल जाएगी, इसमें एविडेंसेस पता चल जाएंगे कि क्या होता है। तो इसमें क्या है, तीनों एक दूसरे की हेल्प लेके आप समझ रहे हो कि इस एक्ट में क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये क्या होता है, रेफरेंस ऑफ अदर स्टैट्यूट। अगर ये भी कर रहे हो तो भी ठीक है। एक जनरल क्लॉज एक्ट है, अगर कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या बहुत सारे ऐसी डेफिनेशंस होती है जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में दिया हुआ होता है, तो वो अगर जानना है तो भी आप इस एक्ट का हेल्प ले सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल एड होते हैं। ये 5 ही मेन होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 5 काफी है ये समझने के लिए कि एक्सटर्नल एड क्या होता है। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपको एक्सटर्नल एड के बारे में समझ में आ गया होगा। ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।